हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज એટલે કે अन्य साधनों आवको, उसमें मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर की जितनी भी नोट्स है वो आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, એટલે કે આ शीर्षक हेठળ करपात्र आवको। तो उसमें सबसे फर्स्ट है डिविडेंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर आता है डिविडेंड यहाँ पे, और डिविडेंड 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल एंड इंटरिम। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज એટલે કે जामीनगिरी पर ब्याज। तो उसमें 2 है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यहाँ पे कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला है तो उसमें नेवर ग्रोसिंग अप, यानी कि इसमें ग्रोसिंग अप नहीं करना है। वो ग्रोसिंग अप हम लोग कैसे करते वो भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टोटली टैक्स फ्री और टैक्सेबल स्लेस टैक्स फ्री। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को एक बात याद रखनी है कि टोटली टैक्स फ्री है એટલે કે कर मुक्त हसे, तो उसमें आप लोगों को कौन कौन से इसमें आते टैक्स फ्री में। तो यहाँ पे लिखा है एज पर लिस्ट गिवन ऑन पेज नंबर 174, यानी कि इंग्लिश मीडियम की जो टैक्सेशन की सेम 4 की बुक है उसमें पेज नंबर 174 पे जो लिस्ट दी है, और गुजराती मीडियम की बुक में पेज नंबर 187 है। इसमें जो लिस्ट दी गई है वो आप लोग को याद रखनी होगी। वो लिस्ट में जो जो भी आता है वो अगर आपको सम में पूछा जाए तो वो टोटली टैक्स फ्री होगा। और यहाँ पे दिया है टैक्सेबल स्लेस दिया है टैक्स फ्री। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को कोई भी अमाउंट दी गई है इंटरेस्ट की या डिविडेंड की, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, नेवर ग्रोसिंग अप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो भी अमाउंट है वो आप लोग को डायरेक्टली लिखना होगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटीज की એટલે કે व्यापारी जामीनगिरी। तो उसमें यहाँ पे है 2 यहाँ पे टैक्स फ्री और लेस टैक्स है। ठीक है, यानी कि टैक्स फ्री है એટલે કે कर पात्र हो तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो ऑलवेज ग्रोसिंग अप करना है। ठीक है, એટલે કે ग्रोसिंग अप करवाનું રહેશે। उसके बाद यहाँ पे लेस टैक्स में आप लोगों को क्या करना है, अगर अमाउंट इज गिवन ધેન ડુ ગ્રોસિંગ અપ, એટલે કે જ્યારે પણ પરફેક્ટ રકમ આપેલી હોય તો તેમાં શું કરવાનું, તો ગ્રોસિંગ અપ કરવાનું રહેશે। और आगे यहाँ पे है इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन डायरेक्ट बाय फाइंड ग्रोस अमाउंट। ठीक है, એટલે કે જ્યારે અમુક રકમ અને એના ટકા ડિવિડન્ડ કે વ્યાજ આપેલું હોય તો જે फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15,000 का 10% आप लोगों को बोला जाए तो यानी कि 1500 हम लोगों को मिलेगा। तो 1500 जो होगा वो डायरेक्ट हमारा ग्रोस अमाउंट होगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को ग्रोसिंग अप नहीं करना है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को 9,000 का डिविडेंड दिया हो, ठीक है, डिविडेंड अगर 9,000 का दिया है तो आप लोग को उसमें ग्रोसिंग अप करना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का है कैजुअल इनकम એટલે કે આકસ્મિક આવકો થશે। તો उसमें यहाँ पे 30% टीडीएस ऑन कैजुअल इनकम, એટલે કે જે આકસ્મિક આવકો હોય તેની ઉપર 30% टीडीएस હોવો જોઈએ। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रोसिंग अप हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे लॉटरी लगी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की लॉटरी यहाँ पे लगी है और यहाँ पे बोला है 30% टीडीएस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ग्रोस निकालने के लिए 2000 इंटू 100 यहाँ पे हम लोग करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो 30% टीडीएस बोला यानी कि 100 माइनस 30, तो यहाँ पे आप लोग को 70 मिल जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग को फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोसिंग अप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10% टीडीएस बोला होता किसी पे भी, ठीक है, 10% अगर टीडीएस हमारा होता तो फॉर सपोज यहाँ पे 50,000 का अमाउंट है और उसके ऊपर 10% टीडीएस बोला हो तो यहाँ पे इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 90 करना होगा। ठीक है, 90 क्यों, तो 100 में से माइनस 10% टीडीएस, तो यहाँ पे अमाउंट आप लोग को 90 मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोग को ग्रोसिंग अप का आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का आता है गिफ्ट એટલે કે भेंट। तो गिफ्ट में कौन कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कैश करेंसी, सेकेंड है मूवेबल प्रॉपर्टी और थर्ड है यहाँ पे इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशंस दी गई है व्हेन एनी कंडीशन सेटिस्फाइड देन गिफ्ट अमाउंट इज टैक्स फ्री, એટલે કે જ્યારે નીચેની શરતોમાંથી કોઈ પણ એક શરતનું પાલન થાય તો गिफ्टની જે રકમ હોય તે कर मुक्त હશે। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे मैरिज, यानी कि मैरिज में आप लोगों को कोई भी गिफ्ट मिला हो तो वो यहाँ पे टैक्स फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद विल एंड हेरिटेज में मिला हो એટલે કે વારસામાં મળેલું હોય तो वो भी आप लोगों को टैक्स फ्री मिलेगा। उसके बाद रिलेटिव्स से मिला हो तो वो भी टैक्स फ्री होगा। अभी रिलेटिव्स में आप लोगों को कौन कौन से लेने हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पे दिया है कि डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट એટલે કે કરવેરાના કાયદા મુજબ સંબંધીઓની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપેલી છે। उसमें सबसे फर्स्ट है स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, सेकेंड है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और उसके बाद थर्ड है यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस,
फोर्थ है ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ आइदर पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद फिफ्थ है लीनियर असेंडेंट एंड डिसअसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, એટલે કે રેખીય ઉતરતા વ્યક્તિના વંશજ, ઠીક है। उसके बाद 6 नंबर का है लीनियल असेंडेंट एंड डिसअसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, એટલે કે વ્યક્તિના જીવન સાથીના વંશજ, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का है यहाँ पे 2 से लेके 6 तक के जितने भी आए उस सभी के स्पाउस, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये 7 में से किसी ने भी आप लोग को गिफ्ट दिया है तो वो आप लोग को टैक्स फ्री मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो आप लोग को क्या हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे गिफ्ट में आप लोग को फर्स्ट मिल सकता है कैश करेंसी, तो उसमें क्या यहाँ पे लिमिटेशन है। तो फर्स्ट यहाँ पे है इफ टोटल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 50,000, ठीक है। એટલે કે આખા વર્ષ દરમિયાન જો 50,000 થી 50,000ની રકમ હોય તો તે કરમુક્ત રહેશે, પરંતુ જો 50,000 થી વધુ રકમ હોય તો બધી જ રકમ કરપાત્ર થશે, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश करेंसी आप लोगों को 40,000 दिया है तो 40,000 आप लोगों का टैक्स फ्री होगा, और बल्कि यहाँ पे 60,000 उसकी जगह पे दिया है तो उसमें से आप लोगों को 60,000 में से ये 50,000 को माइनस नहीं करना है, बल्कि जो 60,000 था उसके ऊपर आप लोग को टैक्स पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें है फ्री एंड ઇન્ડિક્વેટ કન્સિડરેશન્સ, यानी कि फ्री यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी એટલે કે જંગમ મિલકતો જેમાં આપણે કંઈ પણ पे न करी हो, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया है, ऐसे ही हम लोग को गिफ्ट के तौर पर मिली है तो उसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना, वो आप लोग को फ्री होगा, टैक्स फ्री। उसके बाद यहाँ पे इनएडवोकेट कंसिडरेशंस એટલે કે यहाँ अगर थશે अधूरू अवेज, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली होती 50,000 की और उसमें 30,000 हम लोगों ने पे किया होता और 20,000 का ही हम लोगों को बेनिफिट मिला होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो आप लोगों को मार्केट वैल्यू दी होती है वो आप लोगों को लिखना है, उसमें से माइनस आप लोगों ने जितना पे किया है वो लिखना होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी अमाउंट है 50,000 और उसमें से आप लोगों ने पे किया है 20,000, तो वो आप लोगों को इसमें से माइनस करना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 30,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 30,000 के ऊपर आप लोग को टैक्स पे करना है। और इसमें भी ऐसी लिमिटेशन है, अगर यहाँ पे लास्ट में अगर आपका आंसर 50,000 से कम आया तो वो आप लोगों के लिए टैक्स फ्री होगा। अगर यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा आया होता, सपोज यहाँ पे 80,000 आया होता फॉर एग्जांपल, तो 80,000 के ऊपर आप लोगों को टैक्स पे करना होता, ठीक है। जो रकम 50,000 थी ओછી हो तो कर मुक्त અને 50,000 थी વધુ હોય तो कर पात्र થશે, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 50,000 देन दिस अमाउंट इज टैक्स फ्री, बट इट अमाउंट इज अबव 50,000 देन टोटली अमाउंट इज टैक्सेबल, यानी कि 80,000 के ऊपर आप लोग को टैक्स भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का आता है इनमूवेबल प्रॉपर्टी એટલે કે સ્થાવર મિલકતો, तो उसमें आप लोगों को अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया है गिफ्ट में तो आप लोगों को टोटली टैक्स फ्री मिलेगा, और बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने उसके बिहाफ में कुछ पे किया, सपोज यहाँ पे 1 लाख की इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें 20,000 आप लोगों ने पे किया है और 80,000 का आप लोग को बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होगा इन एडवोकेट कंसिडरेशन, ठीक है, એટલે કે અપૂરતું અવૈધ થશે। तो यहाँ पे इनमूवेबल प्रॉपर्टी में आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आप लोग को लिखना है, उसमें से माइनस पेड जितना आप लोगों ने किया है वो लिखना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 1 लाख का मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस आप लोगों ने पे किया है 20,000, यानी कि यहाँ पे आंसर आया 80,000, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोगों को प्लस करना होगा 8,000, ठीक है, इसका 10% ऐड करना होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना है 88,000। अभी यहाँ पे ये जो फाइनल आंसर है उसमें आप लोग को देखना है कि ये जो आंसर है वो 50,000 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा है तो हम लोगों को टैक्स किसके ऊपर भरना होगा, तो ये जो 80,000 आया ना उसके ऊपर टैक्स आप लोग को पे करना होगा, ठीक है। ये 88,000 के ऊपर टैक्स नहीं पे करना है, बल्कि 80,000 के ऊपर टैक्स पे करना है। और सपोज यहाँ पे 88,000 आंसर जो आया उसमें 48,000 अगर आता हमारा आंसर, ठीक है, 48,000 10% ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे ये 50,000 से अमाउंट कम है, इसीलिए हम लोगों को टैक्स फ्री मिलती, बल्कि यहाँ पे 88,000 मिला है, यानी कि ये 50,000 से अबव है, 50,000 से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है 88,000 इसके ऊपर पे नहीं करना है, बल्कि 80,000 के ऊपर पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे 5th नंबर का आएगा डायरेक्टर सिटिंग्स फी, એટલે કે डायरेक्टરની सिटिंग फी, वो भी यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। उसके बाद 6th नंबर का है एग्रीकल्चर
ફ્રોમ ઇન ઇન્ડિયા એક્ઝેમ્પ્ટેડ, ठीक है, એટલે કે ખેતી લાયક અહીંયા આગળ આવક થશે તો वो भारत अगर भारत में होए, ये अगर एग्रीकल्चर इनकम हमारी हुई है और वो इंडिया में हुई है तो वो एग्जेम्प्ट है એટલે કે कर मुक्त થશે। और यहाँ पे एग्रीकल्चर फ्रॉम इन फॉरेन, ठीक है, એટલે કે जो खेती लायक आवक थई हो विदेश में थी तो वो यहाँ पे टैक्सेबल यानी कि कर पात्र थશે, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर का है रॉयल्टी और लास्ट में 8th नंबर का है एक्सप्लेन्ड कैश, ठीक है, એટલે કે खुलासा वगरनी रोकड़, तो उसमें क्या है वो फुल्ली टैक्सेबल यहाँ पे है। और बल्कि ब्रैकेट में ऐसा लिखा है कि इफ ऑलरेडी टैक्स पेड देन इट्स अमाउंट डिडक्टेड देन सो रियल अमाउंट इन कॉलम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सपोज आप लोग को एक्सप्लेड એટલે કે खुलासा वगरनी रोकड़ यहाँ अगर आपेली होए 8 लाख, ठीक है, यहाँ पे 8 लाख की आप लोगों को कैश दी होती और ब्रैकेट में ऐसा बोला होता कि यहाँ पे 60,000 के ऊपर हम लोगों ने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, तो यानी कि 8 लाख में से आप लोग को 60,000 लेस करना होता और यहाँ पे ये जो 7,40,000 आता वो बाहर की कॉलम में आप लोग को लिखना होता, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे है इस तरह से कि बैंक इंटरेस्ट अगर हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, એટલે કે बैंक ने ब्याज चुकवता होइए तो वो आप लोगों को यहाँ पे एग्जेम्प्ट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिविडेंड है तो आप लोग को अलाउड अप टू 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, એટલે કે જેટલું અહીંયા આગળ डिविडेंड મળી હોય તેના 20% સુધી જ कर मुक्त થશે, ठीक है, यानी कि 20% ही हम लोगों को अलाउंस मिलेगा। उसके बाद अगर इंटरेस्ट की हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट में क्या है तो फुल्ली अलाउड, એટલે કે અહીંયા આગળ પૂરેપૂરું कर मुक्त થશે, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने लिमिट तक हम लोगों को रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2nd नंबर का है कलेक्शन चार्जेस, એટલે કે उघराणी माटेनो जो खर्च होय छे तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे अलाउंस कितना मिलेगा तो नॉट अलाउड, ठीक है, यहाँ पे नॉट अलाउड लिखा है એટલે કે તે यहाँ આગળ पूरेपूरू कर पात्र थશે, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट में लिखा है कि फुल्ली अलाउड, એટલે કે इसमें नो लिमिट है, पूरेपूरू कर मुक्त थશે, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी नोट्स थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को सम नंबर 3 करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि श्री जगदीश माथुर इज एन इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस prepare a statement showing his taxable income from the other sources from the details of his income for the year 2022-23 given below। यहाँ पे दिया है फर्स्ट है he has received on 15 April 2022 the total accumulated amount rupees 6,80,000 from unrecognized provident fund of which the employer contributions was 2,80,000 and interest thereon was 60,000. He had retired on 31st March 2022 and the employer and employee were contribute equally to unrecognized PF, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાત અહીંયા આગળ થશે કે તારીખ 14/4/2022 રોજ अन्य अमान्य प्रोविडंट फंडनी एकत्र थયેલ रकम 6,80,000 મળી હતી, જે પૈકી માલિકનો ફાળો 2,80,000 હતો અને તેના પરનું વ્યાજ 60,000 હતું, ठीक है। તેઓ 31/3/2022 રોજ નિવૃત્તિ મેળવી હતી અને અમાન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં માલિક તથા કર્મચારીનો સરખા પ્રમાણમાં ફાળો આપતા હતા, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा तो आप लोगों को ऑलरेडी दिया है कि जो एम्प्लॉय है यानी कि यहाँ पे जो ऑनर है मालिक जो है वो खुद जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है 2,80,000 का और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 60,000 का वो यहाँ पे सैलरी के हेड में इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ पे अदर सोर्सेस में नहीं आता है, बल्कि अदर सोर्सेस में क्या आएगा तो जो खुद का एम्प्लॉयर का जो खुद का है 60,000 का, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આપેલું છે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે જે કર્મચારીનો પોતાનું જે છે कर्मचारी ने जो पोतानो यहाँ अगर ब्याज आपेलू है 60,000, ठीक है, वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 60,000 का, ठीक है, इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ इंटरेस्ट लिख रही हूँ, आप लोग को फुली लिखना होगा। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट लिखा है वो किसका है तो एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे 2nd नंबर का दिया है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, એટલે કે उत्तर प्रदेश में स्थित खेती जमीन माथी आवक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी एंट्री यहाँ पे करनी होगी। अगर वो टैक्स फ्री है तो बाहर की कॉलम में आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एग्रीकल्चर
यूपी में हुई है, ठीक है। अमाउंट है यहाँ पे 5500, तो वो यहाँ पे टैक्स फ्री होगी, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर है इसीलिए। तो अंदर आप लोगों को 5500 लिखना होगा और बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि नील करना होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे प्राइज फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल्स, ठीक है, એટલે કે શબ્દકોશની હરીફાઈનું ઇનામ મળ્યું છે 5500, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि प्राइस सिर्फ पजल लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग को फुल्ली लिखना होगा, पजल्स में 5500। उसके बाद आगे यहाँ पे एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम हुई है वो है 60,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 60,000 लिखेंगे। उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। એટલે કે અહીંયા થશે કે સરકારી જામીનગીરીઓ પર મળેલ વ્યાજ, ठीक है, वो है 1800। तो वो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, એટલે કે सरकारी जामीनगिरी हो, तो उसमें आप लोग को क्रॉसिंग अप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें आंसर आएगा 1800, ठीक है। ये हो गया हमारा टैक्सेबल। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज, और रेट यहाँ पे टीडीएस का दिया है 10% और अमाउंट दिया है 3600, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस 10% दिया है, यानी कि इसका हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल सिक्योरिटीज, और ब्रैकेट में हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो 3600 इंटू 100 और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, 90 से करेंगे। 90 क्यों, तो 100 में से हम लोग माइनस यहाँ पे 10% करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा 4000, ठीक है। तो वो आप लोग को लिखना होगा 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो हम लोग को 4000 मिल गया, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर का ऐसा बोला गया है कि अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइज रिसीव्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मोटर कार रेस, ठीक है, એટલે કે મોટર કાર રેસમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા બદલ તેમને અહીંયા આગળ રકમ મળેલું છે, इनाम મળેલું છે, वो है 50,000 का, ठीक है। तो वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा कि मोटर कार रेस अमाउंट है 50,000 का, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 7th नंबर का है लोन इज कार्ड गेम्स, ठीक है, वो है 20,000 का। એટલે કે તેનું અહીં આગળ ગુજરાતી થશે કે 3 પત્તીની રમતમાં થયેલ નુકસાન, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस दिया गया है कार्ड्स गेम का, ठीक है, એટલે કે પત્તાનો नुकसान आपेलू है। तो वो अभी यहाँ पे अगर इसमें कुछ भी हमारी इनकम होती तो उसमें से ये लॉस जो है वो हम लोग माइनस करते, और अगर इसमें कुछ भी इनकम हम लोग को नहीं दी है, यानी कि ये लॉस हम लोग यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे भी रिटर्न ऑफ करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन फॉरेन कंपनीज इन डॉलर्स एंड इट्स रुपीज वैल्यू वॉज 3500, ठीक है, यानी कि ये डिपॉजिट्स हुई फॉरेन की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन फॉरेन, ठीक है, એટલે કે વિદેશમાં તેનું ગુજરાતી થશે કે વિદેશી કંપનીઓમાં મૂકેલી ડિપોઝિટ પર વ્યાજ મળ્યું છે જેનું રૂપિયાનું મૂલ્ય છે 3500, ठीक है। तो 3500 आप लोग को यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 9th नंबर का दिया है रेम्यूनरेशंस रिसीव्ड फॉर वर्किंग एज अ जज इन ध ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है, એટલે કે सौंदर्य स्पर्धाના निर्णायक तरीके सेवाओं આપવા बदल મળેલ મહેનતાણું, ठीक है, 25,000 का यहाँ पे है, ठीक है, 25,000। तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रेम्यूनरेशन लिख रही हूँ, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन है यहाँ पे 25,000। उसके बाद आगे यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू ऑन किसान विकास पत्र एंड इंदिरा विकास पत्र ड्यूरिंग ध प्रीवियस ईयर वॉज 16,425 एंड 8,640 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે કિસાન વિકાસ પત્ર અને ઇન્દિરા વિકાસ પત્ર પર પાછલા વર્ષનું લેણું થયેલ વ્યાજ अनुक्रमे आपेलू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे KVP लिख रही हूँ और यहाँ पे इंदिरा के लिए यहाँ पे IVP लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 16,425 और यहाँ पे अमाउंट दी गई है 8,640। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया गया है कि 11th नंबर का है यहाँ पे, वो हम लोगों ने 11th नंबर का है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर वर्किंग एज अ
એક્ઝામિનર ઇન યુનિવર્સિટી એક્ઝામ્સ, ઠીક है। તો यहाँ पे તેનું ગુજરાતી થશે તેનું યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાની उत्तरवहियों तपासवा बदल मड़ेल मेहनताणु 24,000, ठीक है। 24,000 आप लोग को दिया है, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा रेम्यूनरेशंस ऑन, यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा वर्किंग इन एग्जामिनेशंस, ठीक है, वो आएगा 24,000। उसके बाद आगे यहाँ पे 12 नंबर का दिया है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, एटले के सेविंग बैंक बचत खाता पर ब्याज मळ्युं छे 1480, ठीक है। वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, वो आएगा 1480। उसके बाद आगे यहाँ पे 30 नंबर का आप लोग को दिया है इंटरेस्ट अर्न ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स जॉइंटली हेल्ड विथ हिज स्पाउस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो नोट्स लिखवाए, जो नोट्स आप लोगों को बताया, उसमें आप लोगों को मैंने बोला है कि पेज नंबर 174 में जो आप लोग को लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट में उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है, उसमें एक के लिए हम लोगों को 3,500 और 2 के लिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ लिमिट तक हम लोगों को एग्जेम्प्ट मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोनों साथ में जॉइंटली है, इसीलिए 7,000 तक हम लोगों को एग्जेम्प्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6,450 अमाउंट दिया है, तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे एंट्री तो दिखानी होगी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो उसका यहाँ पे अंदर हम लोग लिखेंगे 6450 और बाहर हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे 40 नंबर का दिया है इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी हम लोग को टैक्स फ्री मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ये भी लिस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग लिख देते हैं कि 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 21,000, वो बाहर हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद आगे 15 नंबर का है डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज TDS, यहाँ पे है 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट एंट्री कर देते हैं डिबेंचर्स इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે डिबेंचर पर ब्याज। तो उसमें यहाँ पे TDS दिया है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो 13,500 आप लोग को लिखना होगा इंटू 100 और डिवाइड हम लोग किस से करेंगे, तो 90 से। यहाँ पे TDS आप लोग को 10% दिया है, तो यानी कि डिवाइड हम लोग 90 से करेंगे, तो 13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो हम लोग को 15,000 आंसर मिला, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15,000। उसके बाद आगे यहाँ पे 16 नंबर का दिया है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेन्सिस, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે રોયલ્ટીની આવક આપેલી છે ખર્ચા બાદ કર્યા પછી 7,200ની, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग को टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रॉयल्टी और अमाउंट है यहाँ पे 7,200, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर का दिया है आप लोग को गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज अंकल, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કાકા પાસેથી મળેલ બક્ષિસ 1,25,000। तो ये जो है वो रिलेटिव्स के जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड होते हैं अंकल जो है वो, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सिर्फ मैं गिफ्ट लिख रही हूँ, आप लोग को फुल्ली लिखना होगा 1,25,000, तो वो यहाँ पे हो जाएगा नील, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ऐसा बोला गया है कि ही हैज़ paid interest of rupees 1,500 on bank loan taken for making investment in debenture of Indian companies. He has paid interest rupees 3,000 on bank loan taken for making investment in shares of companies from whom no dividend ઇન્કમ ઇન રિસીવ, ठीक है। તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે જે ભારતીય કંપનીએ ડિબેન્ચર પર વ્યાજ ચૂકવ્યું છે તે ભારતીય કંપનીના ડિબેન્ચર્સમાં રોકાણ કરવા અંગે લીધેલી લોન પર 1,500નું વ્યાજ ચૂકવેલ છે। આ ઉપરાંત જે ભારતીય કંપની પાસેથી ડિવિડન્ડ આવક નથી તે કંપનીના શેરો રોકાણ કરવા અંગે લીધેલી લોન પર 3,000નું વ્યાજ ચૂકવ્યું છે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बैंक कमीशन पेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन फॉरेन कंपनीज टू इंडियन 350, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે વિદેશી કંપનીઓને મૂકેલ ડિપોઝિટનું વ્યાજ ભારતમાં તબદીલ કરાવવા બદલ બેંકને ચૂકવેલ કમિશન છે 350।
तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप लोगों को ये जो 1500 दिया है बैंक लोन का, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट वो हम लोग यहाँ पे फुल्ली हम लोग को एग्जेम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेस में डिडक्शंस में लिखेंगे, फर्स्ट आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और अमाउंट यहाँ पे दिया है 1500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3000 का दिया है बैंक लोन टेकन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कंपनीज फ्रॉम वूम नो डिविडेंड इनकम इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को ये 3000 एग्जाम्प्ट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है उसने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है, એટલે કે કોઈ પણ डिविडेंड નથી આપેલું। अगर यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड हमारा होता तो इसके ऊपर 20% हम लोगों को एग्जेम्प्ट मिलता, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं डिविडेंड हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे 3000 का हम लोग को एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे लास्ट में दिया है कि 350 का हम लोगों को यहाँ पे कमीशन देना पड़ा है, ठीक है। तो कमीशन जो होता है वो हम लोग को टैक्स एग्जेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कमीशन लिख रही हूँ 350, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फाइनली टोटल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 60,000 प्लस हम लोग करेंगे 5,500 प्लस 1800 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस हम लोग करेंगे 3,500 प्लस 25,000 प्लस 16,480 425 है, प्लस हम लोग करेंगे 8640 प्लस 24,000 प्लस 1480। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग प्लस करेंगे 15,000 प्लस 7200। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा 2,22,545। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1500 और माइनस 350, तो हम लोगों को फाइनल यहाँ पे आंसर मिलेगा 2,20,695, ठीक है। तो ये जो आप लोग को आंसर मिला वो क्या हो जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा किस हेड में, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इनकम जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 7 कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि ए में दिया है फ्रॉम ए करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ફોર ધ પ્રીવિયસ યર 2022-23, ઠીક છે। એટલે કે તેનું ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શ્રી રોહિતની પાછલા વર્ષ 2022-23ની નીચેની માહિતી પરથી તેમની अन्य સાધનોને આવકના शीर्षक हेठળ करपात्र आवकनी गणतरी करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट इस तरह से टेबल बना लेंगे। ऊपर आप लोग को लिखना होगा कि स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री रोहित फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે શ્રી રોહિતની અન્ય સાધનોમાંથી આવકની आकरणी वर्ष 2023-24 माटेनी करपात्र आवक दर्शावतु पत्रक, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेते यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दी गई वो हम लोग लेते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपोजिट्स, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે बैंक फिक्स डिपोजिट परનું વ્યાજ આપેલું છે। यहाँ पे ग्रोस ऑलरेडी आप लोग को दिया है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट करके कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट, ठीक है, बैंक फिक्स डिपोजिट आएगा। तो उसकी अमाउंट दिया है 56,800। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोग को दिया है कि इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो है वो लिस्ट में इंक्लूड होता है, यानी कि ये हम लोग को टैक्स फ्री मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, और अमाउंट यहाँ पे अंदर आप लोग को लिखना होगा 5,000 और बाहर आप लोगों को नील कर देना है। उसके बाद थर्ड नंबर का है इंटरेस्ट ऑन पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે પોર્ટ ટ્રस्ट बॉन्ड परનું વ્યાજ છે, तो वो भी यहाँ पे हम लोग को टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2,500। उसके बाद फोर्थ नंबर का दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 7.5% ऑफ डिबेंचर ऑफ कशिश लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, TDS दिया है 10%, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिबेंचर्स के ऊपर जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है 9,000 का, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं कि 7.5% डिबेंचर ऑफ
कशिश लिमिटेड, ठीक है। ब्रैकेट में आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे ये जो 9000 दिया है वो हम लोग लिखेंगे 9000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, तो यहाँ पे 10% TDS बोला, यानी कि 100 में से 10 हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 90, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो हम लोगों को यहाँ पे 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग को बाहर लिखना होगा 10,000। तो इस तरह से हम लोग ग्रॉसिंग अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर का यहाँ पे दिया है लॉटरी इनकम, એટલે કે લોટરીની આવક આપેલી છે, तो उसका भी यहाँ पे हम लोग ग्रॉसिंग अप करेंगे। यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा लॉटरी, ब्रैकेट में आप लोग को लिखना होगा अमाउंट दिया है 17,500 इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो यहाँ पे TDS आप लोग को 30% दिया है, यानी कि 100 में से अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे तो आंसर हम लोग को 70 मिल जाएगा, ठीक है। तो 17,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, तो हम लोग को अमाउंट मिली 25,000, तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा 25,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर का दिया है इंटरेस्ट ऑन 8% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑन कनक लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे TDS भी आप लोग को दिया है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे फर्स्ट हम लोग इस तरह से एंट्री कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन 8% कनक डिबेंचर ऑफ कनक लिमिटेड, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो 13,500 इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, तो यहाँ पे 10% TDS बोला है, यानी कि हम लोग डिवाइड 90 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 15,000। उसके बाद 7th नंबर का है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सेविंग अकाउंट्स यहाँ पे दिया है, ठीक है। इन सिंगल नेम दिया है, यानी कि सिंगल के लिए, तो ये जो पोस्ट ऑफिस में आप लोग को ये वो जो मैंने लिस्ट बताई थी उसमें पोस्ट ऑफिस में आप लोग को लिमिट दी गई है 3,500 की, ठीक है। एक के लिए 3,500 और 2 के लिए यहाँ पे 7,000 तक की लिमिट है। तो यहाँ पे इससे 7,000 इनकम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन POSB अकाउंट्स, ठीक है। ब्रैकेट में आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो 4,000 में से माइनस आप लोग को करना है लिमिट, ठीक है। लिमिट कितनी है 3,500 की, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 500 का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को कुछ भी नहीं दिया है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 56,800 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस हम लोग करेंगे 25,000 प्लस 15,000 प्लस 500, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1,09,800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,09,800। ये जो आंसर मिला वो होगा टैक्सेबल इनकम, और यहाँ पे हेड कौन सा आएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।